अडानी मुद्दे पर बैंकों पर जोखिम की आशंका पर आरबीआई एसबीआई का बयान। कहा, भारतीय बैंकिंग सिस्टम मजबूत और स्थिर। अडानी समूह पर 27,000 करोड़ का कर्ज। पंजाब में गैंगस्टर्स के मदरगारों पर बड़ा एक्शन। लॉरेंस गोल्डी के करीबियों पर छापेमारी। पंजाब में 1490 जगहों पर पुलिस की रेड। कश्मीर पर पाकिस्तान की साजिश की टूल किट बेनकाब। जी न्यूज को पाकिस्तान का सीक्रेट पेपर हाथ लगा। पाकिस्तान ने दुनिया भर में मौजूद दूतावासों और हाई कमीशन को भेजा पेपर। आज आएगा देश की सबसे अमीर मुंबई महानगरी पालिका का बजट। मुंबई करों को उम्मीद इस बार नहीं लगेगा उन पर कोई नया टैक्स। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में उतरे जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती। कहा, सनातन के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। धर्म परिवर्तन पर किसी के बहकावे में ना आए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का राम मंदिर पर बड़ा बयान। कहा, जहां भगवान राम का जन्म हुआ था वहां बाबर ने कब्जा कर लिया था। आज बीजेपी ने उसे हटाकर मंदिर बनाया। बाल विवाह के खिलाफ असम सरकार का बड़ा एक्शन। अब तक 2000 लोग गिरफ्तार। 51 पुरोहित काजी भी पकड़े गए। 8000 आरोपियों की लिस्ट तैयार की गई। यूपी में मानस विवाद के बाद अब जातिवाद पर संग्राम। अखिलेश के सूत्र वाले बयान पर मायावती ने याद दिलाया गेस्ट हाउस कांड। बीजेपी बोली नहीं कामयाब होगी अखिलेश की साजिश। जम्मू कश्मीर के डोडा में लैंडस्लाइड के बाद जोशीमठ जैसे बने हालात। दरार की वजह से अब तक 21 घरों को खाली कराया गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बर्फीले तूफान का अलर्ट। 3000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एवलांच की चेतावनी। अलर्ट पर आपदा प्रबंधन की टीम। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अडानी मुद्दे पर आरबीआई और एसबीआई ने बयान जारी किया है। आरबीआई का कहना है कि देश के बैंकों में वित्तीय स्थिरता है। वहीं एसबीआई ने अडानी समूह को दिए गए लोन पर स्थिति साफ करते हुए कहा कि अडानी समूह पर कुल लोन का 0.88% कर्ज है। एसबीआई ने बताया कि अडानी समूह पर 27,000 करोड़ का लोन है। अडानी के ऊपर हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद से लगातार उनके शेयरों में गिरावट आ रही है। उनको एफपीओ भी वापस लेना पड़ा और इस मुद्दे पर एसबीआई और आरबीआई की ओर से अब पूरी जानकारी दी गई है। यह बताया गया है कि अडानी समूह पर 27,000 करोड़ का लोन है। अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर के शुक्रवार को भी संसद नहीं चल पाई, जिसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। अडानी के ऊपर आरबीआई और एसबीआई ने भी नकेल कसने के लिए एक्शन शुरू कर दिया है। अडानी पर सबसे बड़ा एक्शन। आरबीआई और एसबीआई ने मांगी रिपोर्ट। गौतम अडानी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एनएसए ने अडानी ग्रुप की 3 कंपनियों के शेयरों को शॉर्ट टर्म एडिशनल सर्विलांस मेजर पर डाल दिया था। इनमें ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस भी शामिल है। बीएसई और एनएसई ने अडानी ग्रुप की जिन कंपनियों को एएसएम फ्रेमवर्क पर डाला है उनमें अडानी एंटरप्राइजेस तो है ही। इसके अलावा अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन और अंबुजा सीमेंट्स को शामिल किया गया है। संसद का बजट सत्र लगातार दूसरे दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर विपक्षी सांसद लगातार नारेबाजी करते रहे। उनकी मांग थी कि जेपीसी से पूरे मामले की जांच करवाई जाए। ये सरकार के संरक्षण में हुआ शताब्दी का सबसे बड़ा घोटाला और भ्रष्टाचार है। हम इसमें जांच की मांग करते। सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि अडानी ग्रुप के गिरते शेयर से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। हमारे सरकार का लेना देना कुछ नहीं है। देयर इज एब्सोल्युटली नो कनेक्शन। अडानी ग्रुप के द्वारा भारत की विभिन्न आर्थिक संस्थाओं से कर्ज लिया गया और उसी वजह से हमारी बहुत महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाएं हों, चाहे बैंक हों, एलआईसी हो, सब खतरे में पड़ गए। तो ये सारे देश के लोगों के लिए चिंता की बात है, गंभीर चिंता की बात है। अडानी ग्रुप विवाद के बीच आरबीआई ने कहा है कि अभी के आकलन के मुताबिक बैंकिंग सेक्टर स्थिर है। बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी है। एसबीआई बैंक ने अडानी ग्रुप के लोन को लेकर किसी भी तरह की चिंता की बात नहीं कही है। इस बीच रेटिंग एजेंसी मूडीज ने दावा किया है
कि शेयरों के दाम में गिरावट की वजह से अडानी ग्रुप की पूंजी जुटाने की क्षमता पर असर पड़ सकता है। हालांकि एक दूसरी रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा है कि अडानी की कंपनियों को लेकर अभी उसकी रेटिंग प्रभावित नहीं होगी। अडानी ग्रुप से जुड़े हुए कुछ आंकड़े और फैक्ट आपको बता देते हैं। 1988 में अडानी ग्रुप की शुरुआत की गई। 2023 में हिंडनबर्ग रिपोर्ट से घिरे हैं। 2 लाख करोड़ बैंक का कर्ज है और एक हफ्ते में नुकसान करीब 9 लाख करोड़ अडानी ग्रुप को हुआ। 21वें नंबर पर फिसले अमीरों की लिस्ट में अडानी और 20,000 करोड़ का एफपीओ वापस भी किया अडानी ने। तो अडानी के पास किसका कितना पैसा है ये भी आपको बता देते हैं। कुल कर्ज की अगर हम बात करें तो 2 लाख करोड़ अडानी के ऊपर है और भारतीय बैंकों के कर्ज यानी कि एसबीआई की तरफ से कहा गया 21,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और पीएनबी 7,000 रुपए कर्जा दे चुकी है अडानी ग्रुप को। अन्य बैंक 81.2 करोड़ रुपए, इसमें ये फॉर्च्यून इंडिया की तरफ से ये आंकड़े दिए गए हैं। अलग अलग बैंकों का कितना कर्ज है। एलआईसी का निवेश 35,916 करोड़ से ज्यादा का है। एलआईसी स्टेटमेंट से ये पता चला है। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर लगातार हमलावर है। आपको बता दें कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने अडानी ग्रुप के मुद्दे पर सेबी की खामोशी को लेकर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल हमारे साथ हैं इस वक्त। आप भी राज्यसभा में आपने भी तस्वीरें देखी, आप भी मौजूद थे। लोकसभा में भी विपक्ष का लगातार हंगामा जारी है। आखिर आप लोगों की मांग क्या है, क्योंकि सरकार कह रही है कि आप संसद ही नहीं चलने देंगे, तो ये तो लोकतंत्र। देखिए, ये उपदेश देने वाले लोग पहले तो ये अपना इतिहास देखें। अरुण जेटली जी थे, सुषमा स्वराज जी थी, हमारी सरकार थी। 246 मांगते थे, हम देते थे, बार बार मांगते थे, देते थे, और छूट मूट के मुद्दों पे सदन नहीं चलने देते थे। और उस वक्त ऑपोजिशन में बीजेपी के नेता थे अरुण जेटली जी और सुषमा जी, वो कहते थे कि हाउस नहीं चलने देना पार्लियामेंट्री टैक्टिक है और विरोधी दल के पास यही एक हथियार होता है जिसका बार बार उपयोग करना है। तो हम बार बार तो नहीं उपयोग करते, हम तो ये कहते हैं कि 246 अलाउ करो, बहस हो, हम मुद्दे रखें, उसके बाद में आप अपने दोस्त की वकालत जो करना है कर देना, और चर्चा तो करो हाउस में। और एक जेपीसी का गठन, अगर कुछ चोरी नहीं हुई, आपके दोस्त का सब चंगा सी, तो जेपीसी से क्यों डर रहे हो भाई? जेपीसी करवाओ ना, उसमें तो सभी पार्टी के एमपीज होंगे, जांच होगी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आज अमेरिकी शेयर मार्केट से भी अडानी ग्रुप से दिया गया है जो उनका शेयर। भारत में भी इसी तरह के संकेत मिल रहे हैं बीएसई और एनएसई में। किस तरह से पूरे इस मामले को देखते हैं? लगता है कि जनता का पैसा एलआईसी एसबीआई में है, उसका बड़ा नुकसान होने वाला ऑलरेडी हो चुका। आप देखिए कि कितना शेयर डाउन हुआ 3 दिन में ही, कि लोगों के पैसे बहुत बड़ा नुकसान है। और ऊपर से मैं तो सेबी को भी कहूँगा कि आप भी ये क्या कर रहे हैं, आपकी भी जिम्मेवारी बनती है। आप तो जिसके घर में चोरी हुई है उसको सजा दे रहे हो और चोर को फायदा दे रहे हो, ऐसा मत करो। सही तरीके से करना चाहिए और लोगों की जो लूट चलाई है, देश की जनता को लूटा है। क्या प्रधानमंत्री जी के दोस्त हैं या उनका हवाई जहाज यूज़ करते थे? इसका रिवॉर्ड ये तो नहीं हो सकता है कि देश को आप लूट लो। हम जेपीसी मांग रहे हैं, चर्चा मांग रहे हैं, और पास में 246 बहुत बार मिली है, दे दें। हम तो सदन में बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए ही तो आते हैं। लग रहा है सेबी खामोश है। देखिए, सेबी को जिस तरह से प्रोएक्टिव रोल करना चाहिए वो नहीं कर रही है। मैं गुजारिश करूँगा। बहुत धन्यवाद। तो शक्ति सिंह गोहिल साफ तौर पर कह रहे हैं कि सेबी इस मामले में, उनसे गुजारिश है कि सेबी इस मामले में कार्रवाई करे आगे। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार से जुड़े लोगों के संदिग्ध ठिकानों पर विशेष छापेमारी अभियान शुरू किया है। और कल पंजाब पुलिस की 200 टीम के 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने 1490 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। कुख्यात गैंगस्टर पर नकेल कसने की कवायद शुरू की गई है। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के करीबियों पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। पंजाब पुलिस की 200 टीमें, 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने 1490 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। जी मीडिया संवाददाता कमलजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे रुख करते हैं। कमलजीत,
आज किन किन जगहों पर छापेमारी की जा रही है? 200 टीमें लगातार खबरें आई है सामने की लगी हुई हैं छापेमारी में। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो पंजाब पुलिस की ओर से गैंगस्टरों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई जहाँ कह सकते हैं बड़ा ऑपरेशन चलाया गया है, जिसके तहत 200 से ज़्यादा टीमों का पंजाब पुलिस की ओर से गठन किया गया और 2000 पुलिस मुलाजमों के साथ 1490 जो ठिकाने हैं पुलिस जो कह सकते हैं उन पर रेड कंडक्ट की गई है। जो ठिकाने खासतौर पर कह सकते हैं गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर है उनके गुर्गों के ठिकाने हैं, क्योंकि इस समय पंजाब में 2 गैंगस्टर ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग है और गोल्डी बराड़ गैंग है। और अगर बात की जाए तो गोल्डी बराड़ विदेश में बैठा है, दूसरी तरफ जो लॉरेंस बिश्नोई है वो जेल में बैठा है और दोनों ग्रुपों की ओर से जो गुर्गे हैं इनकी जो कह सकते हैं काम करते हैं, इनके लिए काम करते हैं। उसको लेकर पंजाब पुलिस की ओर से पूरे पंजाब में 1490 जो पुलिस ठिकाने हैं उन पर छापेमारी की गई है और पता लगाया जा रहा है कि कौन कौन व्यक्ति है जो इस गैंग के लिए काम करता है और उनको आगे रोका जाए, जहाँ कह सकते हैं इनका नेक्सस तोड़ने की कोशिश पंजाब पुलिस की ओर से की जा रही है। जी कमल, अगर बात की जाए ये जो छापेमारी की कार्रवाई हो रही है, अब तक क्या कुछ सुराग हाथ लगे हैं? किन अहम लोगों पर कार्रवाई की गई है? कुछ नाम अगर आप बता सकें। बिल्कुल, अगर बात की जाए अभी तक कोई जानकारी सामने पुलिस की ओर से नहीं दे दी जा रही, क्योंकि आज हो सकता है कि पंजाब पुलिस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है कि कौन कौन से गैंगस्टर और थे, क्योंकि 2 मेन गैंगस्टर है गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई। इनके जो गुर्गे हैं उनके जो ठिकाने कह सकते हैं, इसमें जग्गू भगवानपुरिया जो गैंगस्टर है उसका नाम भी सामने आ रहा है और बहुत सारे गैंगस्टर सामने आ रहे हैं, नाम सामने आ रहे हैं। तो पंजाब पुलिस की ओर से जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पंजाब पुलिस के पास पहुंची थी, उस रिपोर्ट के बाद ये एक बड़ा सर्च ऑपरेशन पुलिस की ओर से चलाया जा रहा है, जिसमें कह सकते हैं बड़े गैंगस्टरों का जो नेक्सस है वो तोड़ने की पंजाब पुलिस की ओर से कोशिश की जा रही है। हालांकि क्या कुछ बरामद पंजाब पुलिस की ओर से किया गया, जहां कह सकते हैं अरेस्ट किया गया किस व्यक्ति को, उसको लेकर आज पंजाब पुलिस अपनी जानकारी साझी कर सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए कमल। तो पंजाब पुलिस की ओर से लगातार छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। इधर कश्मीर पर पाकिस्तान की साजिश की टूल किट बेनकाब हो गई है। जी न्यूज को पाकिस्तान सरकार का वो सीक्रेट पेपर हाथ लगा जो उसने अपनी दुनिया भर में मौजूद दूतावासों और हाई कमीशन को भेजा है। कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के नाम पर भारत को दुनिया में बदनाम करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करना चाहता है पाकिस्तान जिसकी अपनी अर्थव्यवस्था बेहद खराब स्थिति में है, पूरी दुनिया से खैरात मांग रहा है, लेकिन फिर भी लगातार भारत के खिलाफ साजिश करने से बाज नहीं आता और इसके लिए जो टूल किट बनाई गई थी वो बेनकाब हुई है। जी न्यूज के पास ये टूल किट आपको हम दिखा रहे हैं। कश्मीर पर बार बार नाकाम हमले करने वाले पाकिस्तान ने एक बार फिर से नई साजिश रची है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तानी साजिश का खुलासा किया है। जी न्यूज को पाकिस्तान सरकार का वो सीक्रेट पेपर हाथ लगा जो उसने अपने दुनिया भर में मौजूद दूतावासों और हाई कमीशन को भेजा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने 3 फरवरी को सीक्रेट नोट के जरिए भारत के खिलाफ कश्मीर पर साजिश की टूल किट शेयर की है। पाकिस्तान की पूरी साजिश 5 फरवरी से जुड़ी है। वो कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के नाम पर भारत को दुनिया में बदनाम करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करना चाहता है। आईएसआई और पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने दूतावासों को बताया कि किस तरीके से कश्मीर में तैनात भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ झूठे मानवाधिकार हनन के मामलों को सामने लाना है, जिसके जरिए दुनिया के देशों को भारत के खिलाफ गुमराह किया जा सके। दूतावासों से कहा गया कि पाकिस्तान मूल के लोगों की मदद से भारतीय दूतावासों के सामने विरोध प्रदर्शन करे। सीक्रेट नोट में कई वीडियो लिंक दिए गए जिसे प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल करना है। धरना प्रदर्शन को मीडिया कवरेज मिले, इसके लिए भी प्लानिंग बनाने के लिए कहा गया है। जी मीडिया संवाददाता फारूक वानी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फारूक, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान जिसकी अपनी हालत बेहद खराब है, हिंसा हो रही है, इकोनॉमी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, लेकिन फिर भी कश्मीर को लेकर दुष्प्रचार करने से बाज नहीं आता। जी बिल्कुल, हमने देखा इससे पहले ही अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पाकिस्तान ने कई सारी कोशिशें की हैं और भारत को बदनाम करने के लिए जिस तरीके से ये सीक्रेट नोट अब उनका लीक हुआ है, जो एक तरह से कहा जा सकता है कि साजिश जो रची गई थी इस्लामाबाद में और सभी दूतावासों को सतर्क किया गया था कि 5 फरवरी जब सॉलिडेरिटी डे कश्मीर मनाया जाता है तो उस सिलसिले में सभी ईमेल किए गए थे अपने दूतावासों को और फैक्स के भी जो जानकारी हैं उन तक पहुँचाई गई थी कि किस तरीके से वो अपने आप को
तैयार रखे और अमेरिका, कनाडा जैसे दूसरे देशों में किस तरीके से पाकिस्तान को जो है अपनी रणनीति किस तरीके से भारत के खिलाफ अंजाम देनी है, इस सिलसिले में सभी जो दिशा निर्देश हैं वो उनको दिए गए थे। और बताया ये भी जा रहा है जो फंडिंग है, फंडिंग भी उनको की गई थी कि किस तरीके से विदेशों में जो पाकिस्तानी रह रहे हैं उनको किस तरीके से एकजुट करना है। अपने अपने दूतावास जो हैं वो इस काम पे लगे हुए थे और 3 फरवरी को ही उनको सारी जानकारी जो है फैक्स मेल और दूसरे ज़राए से दी गई थी ताकि वो पहले ही इस सिलसिले में तैयारी करके रखे। और 5 फरवरी का दिन जब शुरू होता तो सुबह से ही इस तरह की गाइडलाइन सभी उनके जो दूतावास हैं उनको दी गई थी कि वो अपने विदेश में रह रहे पाकिस्तान नागरिकों को एकजुट करे, एक साथ जमा करे और फिर भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करे और कश्मीर का जो मुद्दा है उसको अंतर्राष्ट्रीय सतह तक पहुंचाने के लिए ये एक सीक्रेट नोट जिसमें सारी जानकारी क्योंकि कश्मीर का राग पाकिस्तान की तरफ से हमेशा अलापा जाता है, इंटरनेशनल मंच पे भी वो तमाम बातों का जिक्र करते कश्मीर का राग अलापना नहीं भूलते हैं, नहीं छोड़ते उन चीज को। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए। एशिया की सबसे अमीर महानगर पालिका के रूप में पहचानी जाने वाली बीएमसी का बजट आज 10:30 बजे पेश किया जाएगा। और आज का बजट इस लिहाज से भी अहम होगा क्योंकि ये एमडीए सरकार के टूटने के बाद पहला बजट होगा और साथ ही क्योंकि ये बजट चुनाव से पहले पेश किया जा रहा है और ऐसे में नागरिकों को लुभाने के लिए कई पेशकश की जा सकती है। उम्मीद यही है कि किसी और तरीके की नागरिकों की तरफ से यहाँ जो बीएमसी का बजट पेश किया जाएगा कोई रकम ना बढ़ाई जाए और सबकी निगाहें इसी पर है कि आज क्या बजट पेश किया जाता है। बिल्कुल, बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है और बीएमसी की कोशिश होगी कि इस बजट के जरिए अपने एजेंडे को आगे बढ़ाए शिवसेना। नीलेश शुक्ला हमारे साथ इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। नीलेश, इसको लेकर के और क्या कुछ जानकारी आपके पास? आज बीएमसी अपना बजट पेश करने वाली है, किन खास बातों का ध्यान रखा जाएगा? जी बिल्कुल प्रिया, आपको बताएं कि देश के आर्थिक बजट पेश होने के बाद आज देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की जो बीएमसी है उसका बजट पेश होने वाला है और ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि न सिर्फ ये मुंबई शहर बल्कि देश और एशिया की सबसे अमीर महानगर पालिकाओं में गिनी जाती है। ऐसे में पिछली बार का अगर हम जिक्र करें तो करीबन 45,000 करोड़ जो है वो बीएमसी द्वारा आवंटित किए गए थे बजट में और इस बार जो सूत्र जानकारी देते हैं कि ये जो बजट है इस नंबर को, इस आंकड़े को सरपास कर गया, यानी कि 50,000 करोड़ के आसपास जो बजट है इस तय किया गया है। अब इस बजट का जो आवंटन मुख्य तौर पर जो हेल्थ केयर सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है, उस पर रहेगा और जिस तरीके से देश का वित्त बजट पेश किया गया था उसी आधार पर कहा जा रहा है क्योंकि अभी बीएमसी चुनाव कुछ महीने में होने हैं। ऐसे में चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जो कुछ बजट की आवंटन होंगे वो एक निर्णायक भूमिका निभाएंगे। आपको याद दिला दूं कि जब प्रधानमंत्री मोदी मुंबई पहुंचे तो उस दरमियान उन्होंने ट्रिपल इंजन सरकार का इस पर होगी क्योंकि बीएमसी का बजट हर बार हमने देखा है किस तरीके से लोगों की तमाम बातों को और नगर को ध्यान में रख करके ही पेश किया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका नीलेश तमाम जानकारी देने के लिए। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में उतरे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती, कहा सनातन के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। धर्म परिवर्तन पर बोलते हुए स्वामी जी ने कहा कि सनातनी लोगों से अपील है कि वो किसी के बहकावे में न आए। तो ये बड़ा बयान दिया गया है, सनातन के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए ये कहा गया है और किसी के भी बहकावे में लोग ना आए। आपको बता दें कि ये जो बयान है धर्म परिवर्तन पर बोलते हुए स्वामी जी ने कहा कि सनातनी लोगों से अपील है कि आप किसी के कहने पर मत जाइए, बहकावे में मत आइए लोगों के। सनातन के लिए, हिंदू के लिए तो काम करना ही चाहिए, हम भी कर रहे हैं, मरने से डर थोड़ी रहा हूं, करना ही है। तो क्या समय आ गया है कि देश के जो बड़े संत हैं उनको आगे आ जाना चाहिए? सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं तो नहीं, सरकार को तो देखो, सरकार समय की बात होती है पर ये सबसे पहले हम संतों को तो रहना ही रहना है, संतों के साथ भक्तों को भी रहना है। हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं। प्रमोद, अगर बात की जाए धीरेन्द्र शास्त्री की तो धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में सनातन धर्म से जुड़े जो धर्मगुरु हैं, जो शंकराचार्य हैं, उनके जुटने का सिलसिला अभी भी जारी है।
देखिए, धीरेन्द्र प्रसाद शास्त्री के समर्थन में चाहे जगतगुरु रामभद्राचार्य हों या आप ज्ञानानंद सरस्वती हों, वो उतर चुके हैं। ज्ञानानंद सरस्वती ने कहा है कि देखिए, सनातन के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पूरी तरीके से मध्य प्रदेश के जितने भी अलग अलग मठों के जो देखिए जगतगुरु शंकराचार्य हैं, वो पूरी तरीके से समर्थन में उतरे हैं, क्योंकि एक बार जिस तरीके से मोर्चा खोला है धीरेन्द्र प्रसाद शास्त्री के खिलाफ, उसको लेकर देखिए धीरेन्द्र प्रसाद के समर्थन में बैक टू बैक एक के बाद एक जो मठों के बड़े मठाधीश हैं, आचार्य हैं, वो लगातार बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से धर्मांतरण या फिर अन्य सनातन पर प्रहार किए जा रहे हैं, सोची समझी साजिश है और इन सब को लेकर भारतीयों को एक साथ खड़े होना चाहिए। हमारी जो संस्कृति है वो वसुदैव कुटुंब की है और ऐसे में जबकि वो सनातन का प्रचार कर रहे हैं बागेश्वर वाले महाराज धीरेन्द्र शास्त्री, तो सभी को एकजुट रहना चाहिए। ये ज्ञानानंद सरस्वती ने कहा है, बड़ा स्टेटमेंट दिया है। और इससे पहले देखिए रामभद्राचार्य जी से जब मैंने बातचीत की थी चंदन, तो उन्होंने साफ कहा था कि जो चमत्कार देखना चाहते हैं वो मुझे देख लें। ठीक है, चमत्कार की बात से ये पूरा मामला शुरू हुआ था, लेकिन इसके बाद अब सनातन धर्म पर आ चुका है, धर्म परिवर्तन पर आ चुका है और बागेश्वर वाले बाबा को इस पूरे विवाद से प्रिया बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। बहुत शुक्रिया प्रमोद पूरी जानकारी के लिए।